राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग तथा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है शिक्षकों हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। आओ बच्चों को समझें। इस श्रृंखला में विशेष आवश्यकता से जुड़े बच्चों की समस्याओं की पहचान तथा उन समस्याओं के समाधान की खोज करने का प्रयास किया गया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापकगण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं। तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार। आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेणु जी, आप जी आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना। आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है। इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे। मीना जी, तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है? दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है। और तुम्हें क्या-क्या अच्छा लगता है? जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती। मेरे एक पैर में तकलीफ है। अच्छा, ये बताइए,
ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है? डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी। फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई। इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही। अच्छा। जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है। डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे? देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है। अच्छा। इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है। डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने, सुनने या बोलने पर भी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए। जी। क्या मीना के माँ-बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे? जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियां बिल्कुल पतली हो गई थीं। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया। देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है। अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर, इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है। जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो। जी। नीलम, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है, जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो। जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है। ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। अच्छा, एक बात बताओ। जी। सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है? इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा। सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है? हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है। डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा? हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग-अलग दिखाई देता है। जी। ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे-धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता। अच्छा। ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ऐसा विकार होता क्यों है? ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन, जिसको CPK कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा? सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ जी मैडम। हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दे। जी। इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केवल बच्चों को और उनके माता-पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें। जी, ठीक है। हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी? जी, डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है। ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं। नमस्ते। डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है। अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम? मैं 7वीं में पढ़ती हूँ। रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है। अच्छा। ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है। डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है। जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी-कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं। अच्छा। जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है। डॉक्टर पुष्पा, कभी-कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं। शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं। जी। कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ। हाँ, समझ तो आता है पर लिख नहीं सकती। इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है। अच्छा। और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते। रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है? ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी। तब ये पालने से गिर पड़ी थी। अच्छा। इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो। डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है, क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, इसको हर कार्य छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार अभ्यास कराइए। जी। आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की। जी। पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात। डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे? इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना। डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा-थोड़ा करके
बार-बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। छुपी प्रतिभा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर कुसुम शर्मा, विषय परामर्श आशुतोष पंडित, डॉक्टर एन.के. गुप्ता, प्रोफेसर एस.पी. बान्याल, रेणु सिंह, दीपिका और श्री बालन। कलाकार नीरज शर्मा, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, मंजू मैनी, गौरी, पायल, प्रिया और हन्ना। ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और मुकेश पंत तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।